चलो नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमको देखना था रेगुलेशन ऑफ एनजीओस, है ना, कि एनजीओस का कैसे रेगुलेशन होता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ एनजीओस, रेगुलेशन ऑफ एनजीओस, ठीक, कि एनजीओस का कैसे रेगुलेशन किया जाता है, कौन कौन से एक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, उनमें क्या इशूज़ हैं, ये हमको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँ, ये जो एनजीओस हैं, एनजीओस इन इंडिया, है ना, इन इंडिया, वो उनका रेगुलेशन जो होता है ना, वो 2 एक्ट के तहत होता है। उनका रेगुलेशन 2 एक्ट के तहत होता है। वो 2 एक्ट कौन कौन से हैं, एक होता है FCRA और एक होता है फेमा। ठीक है, ठीक, FCRA का मतलब क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना, और ये है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक, 1 बाई 1 करके समझते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना, ये वाला एक्ट 1976 में आया है। ठीक है, और फिर सेकंड जो एक्ट है जिसको मैं बोल रहा हूँ फेमा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फेमा कब आया है, तो ये इसके पहले फेरा था, फेरा को बाद में रिप्लेस करके 90s कुछ में आया था, इसका ईयर आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है ना, तो ये तो इसलिए याद है 1976 में क्योंकि ये इमरजेंसी के दौरान आया था। ठीक है ना, तो इसलिए याद रहता है। और ये वाला पहले फेरा चलता था, बाद में ये मेरे हिसाब से 1997 के आसपास कुछ आया है फेमा, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो ये 2 एक्ट हैं जिसके अंदर हमको समझना है कि आखिर इसके अंदर क्या है। ठीक है ना, तो ये 2 एक्ट के तहत हम रेगुलेट करते हैं जो भी एनजीओज होते हैं उनको, है ना, मतलब उनकी जो भी फंडिंग वगैरह होती है उनका रेगुलेशन इसके तहत होता है। ठीक है ना, मतलब ये फंडिंग रिलेटेड मैटर का रेगुलेशन। रजिस्ट्रेशन तो आपको पता है कि भाई सोसाइटीज़ एक्ट के तहत होता है, फिर वो ट्रस्ट वाला देखा था, प्राइवेट वाला देखा था, है ना, और फिर कंपनी वाला देखा था कि कंपनीज एक्ट के तहत भी रजिस्ट्रेशन होता है, वो अलग चीज़ है। ये हम बात करते हैं कि ये फंडिंग का रेगुलेशन, जो फंडिंग उनको मिलती है ना, उनका जो पैसे से रिलेटेड मैनेजमेंट होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए अपने पास 2 एक्ट। अब समझते हैं पहला, FCRA के बारे में समझते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक, FCRA क्या था, ये क्या करता है, ये 1976 का है। इससे हम जो फंडिंग होती है, फंडिंग ऑफ एनजीओस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको लाया क्यों गया था, समझो उस समय जब ये 1976 का एक्ट है, अब इसको क्यों लाया गया था समझना ये चीज़। उस समय देखो पॉलिटिकल डिसेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, है ना, इमरजेंसी के समय में। ठीक है, इमरजेंसी के समय पॉलिटिकल डिसेंट बढ़ गया था, बहुत सारे एनजीओ सरकार के अगेंस्ट बात करने लगे थे, बहुत सारे एनजीओ सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, समझ में, इसके लिए बहुत सारा बाहर से फंडिंग मिल रहा था। तो सरकार को भी लगा कि भाई ऐसे में तो यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, इमरजेंसी का दौरान है, वैसे लोग परेशान हैं हमसे, और अगर ऐसा हुआ ये एनजीओ इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देंगे तो फिर ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के लिए ही खतरा हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई हमको क्या करना चाहिए, ऐसे कोई एक एक्ट लाना चाहिए जिससे हम इन एनजीओज को थोड़ा सा रोक पाएँ। ये जो सिविल सोसाइटीज़ इतना इमर्ज हो रही हैं, है ना, ये जो एनजीओज इतना तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत, समझा क्या, क्योंकि बाहर का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि देश में क्या था कि पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन हो गया था पावर का, लोगों के राइट्स को सरकार क्रश कर रही थी, समझा क्या, तो भाई अफेक्ट हो रहा था राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी। तो फिर इस केस में मैंने आपको क्या बताया था, एनजीओज के रोल बढ़ने लगते हैं। जब एनजीओज का इमरजेंस होने लगा और पॉलिटिकल डिसेंट बढ़ने लगा, तब सरकार को लगा कि यार अब कुछ कंट्रोल करना चाहिए इसको, तो सरकार ने ये लेके आया था, कौन सा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ताकि ये जो एनजीओज इतना इमर्ज हो रहे थे इनको कंट्रोल किया जा सके, समझ क्या। तो ये क्यों था, टू कर पॉलिटिकल डिसेंट, ठीक है ना, वो भी कब, ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है ना,
नेक्स्ट में क्या बताया, टू कर्व फॉरेन फंडिंग्स, टू कर्व फॉरेन फंडिंग, वो क्यों आ रही थी, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, एम टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है ना, 1975 के समय में लगी थी इमरजेंसी, याद करो। ठीक, क्लियर है, वो लग तो गई थी ना, इंडो जब वॉर हो रहा था, 1972 का वॉर हो रहा था तब से, पर वो एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई थी, एक और लगा दी थी 1975 में इंटरनल इमरजेंसी, है ना। तो भाई उसके कारण क्या होता था, राइट्स को अफेक्ट हो रहे थे सिटीजन्स के, मतलब राइट टू लाइफ और राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब राइट्स क्या हो रहे थे, आपके अफेक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो फिर सरकार को लगा, मतलब एनजीओज को लगा कि ये सही समय है इनके राइट्स को एडवोकेट करने का, तो एनजीओज अपने आप को असर्ट करने लगे। जब एनजीओज अपने आप को असर्ट करने लगे तो सरकार को लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है ना, बाहर से फंडिंग भी आने लगी ताकि और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आए इधर से। तो सरकार को लगा कि यार अब इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, तो हमको ऐसा कुछ एक्ट लेके आना चाहिए। तब जा कर के ये एक्ट लेके आया था 1976 में। समझ, अब देखो ये एक्ट क्या बोलता था, FCRA क्या बोलता था, FCRA प्रोहिबिट्स करता था, किसको प्रोहिबिट्स करता था, पहला जो भी चुनाव लड़ने वाले होते हैं, इलेक्टोरल कैंडिडेट्स को, समझ में गया। दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को। तीसरा जजेस को, MPs को, ठीक है ना, जो न्यूज़पेपर में कार्टून बनाते थे उस समय, कार्टूनिस्ट को, इनको क्या प्रोहिबिट करता था कि भाई ये कोई भी फॉरेन कंट्री से अगर फंडिंग मिल रही है आपको तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, है ना, फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक, कि भाई कोई भी फॉरेन कंट्री से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, फंडिंग आ रही है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनको तो प्रोहिबिट ही कर दिए, समझ में। अब रही बात एनजीओज की, तो अब देख लेते हैं एनजीओज के कंटेक्स्ट में क्या बोला। अब यहाँ पे चौथा था एनजीओज, है ना, इनके लिए अलग अलग बात बोली, क्या बोली अब देखते हैं। इनके लिए तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट था कि आपको फंडिंग उठानी ही नहीं है ना, ये आप जो हो, आप ये फंडिंग ले ही नहीं सकते, समझ में, इनको मना कर दिया। ठीक है ना, बाद में देखा हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म आया था, तो बाद में अब एट प्रेजेंट क्या कंडीशन है कि आप वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, मोदी गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया, समझ में। बट पहले जब ये एक्ट आया था तो ये सब इनको मना किया गया था। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये रिसीव कर सकती हैं बाहर से फंडिंग, समझ में, एट प्रेजेंट। बट जब ये आया था ये एक्ट तब ये मना करता है, समझ में। लेकिन अब हम वापस आते हैं एनजीओज में, तो अब नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, एनजीओज एंड FCRA। FCRA और एनजीओज का क्या लेना देना, है ना, FCRA कैसे रेगुलेट करता है एनजीओज। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं FCRA एंड एनजीओज की बात करूँगा। ठीक, पहला पॉइंट देखो, कोई भी एनजीओज, ये एनजीओ है ना, इसको बाहर से फंडिंग मिल रही है ना, इसको मिल रही है फॉरेन फंडिंग या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, एनजीओ कहाँ है, बेस्ड इन इंडिया, बेस्ड इन इंडिया, इंडिया में है ये, और इसको बाहर से पैसा मिल रहा है। तब इसको क्या करना पड़ेगा, देखो, तब इस केस में इसको रजिस्टर करना पड़ेगा कि भाई, रजिस्टर करवाना पड़ेगा काहे से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, समझा क्या, तभी वो एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है ना, तभी एक्सेप्ट कर सकती है। उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा ये वाला मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, ये वाला एक्सेप्ट करना है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको ये बताएगी कि ठीक है आप एक्सेप्ट कर सकते हो ये वाला फंडिंग, लेकिन सिर्फ इस बैंक, एक डेजिग्नेटेड बैंक होगा
आपके सारे ट्रांजैक्शन उस बैंक में होंगे, उसी बैंक से आपको सारे ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। समझ में क्या? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको रजिस्टर कराना पड़ता है, हैज़ टू रजिस्टर विथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। समझ में क्या? और दूसरी बात क्या बोला मैंने कि भाई ये कंट्रीब्यूशन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होंगे आपके सिर्फ उन्हीं डेजिग्नेटेड बैंक में होगा जितने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको परमिट करेगी, और जो कि काहे से परमिट करती है, जो इस अकाउंट में, जो इस एक्ट में मेंशन होंगी। समझ में क्या? कंट्रीब्यूशंस कैन ओनली बी accepted through designated bank। ठीक है, मतलब जो डेजिग्नेटेड बैंक है सिर्फ आप उन्हीं से ही, जैसे एसबीआई के अकाउंट आप खुलवाओ, अब सारा फंडिंग आप उसी अकाउंट में ही ले सकते हो। समझ में आएगा? कोई और बैंक से आप अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर वो इलीगल हो जाएगा। समझ में आएगा? क्योंकि भाई डेजिग्नेटेड बैंक है तो उससे हमने पूरा टाई अप करके रखा ना, वो सारी डिटेल्स सारे ट्रांजैक्शन की जो शीट्स होगी वो सब आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जब चाहे तब हम उससे ले सकते हैं। लेकिन आप अगर अदर नॉन डेजिग्नेटेड बैंक से ये सब चीज़ करने लगोगे तो फिर सरकार को ये सब चीज़ें पता नहीं लगेगी कि ये फंडिंग क्यों आ रही थी, किस लिए आ रही थी, तो फिर आप उसका मिसयूज़ कर सकते हो, उसको पकड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए फिर आपको गड़बड़ हो जाएगी। समझ में क्या? तो एनजीओज जो भी फॉरेन फंडिंग रिसीव कर रहे हैं, पहली बात तो उनको रजिस्टर करो, है ना। अगर कोई बाहर से आपको एनजीओज को पैसा मिल रहा है, उसकी फंडिंग बाहर से होती है, तो फिर आपको रजिस्टर करवाना मस्ट है कि भाई आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और दूसरा, जो भी फंडिंग आप रिसीव करोगे वो कहाँ से रिसीव करोगे, वो आपको रिसीव करना है जो भी डेजिग्नेटेड बैंक होंगे। समझ गए? सेकेंड पॉइंट देखो क्या बोलता है, ये एनजीओज हैं, यही वाले एनजीओज जो ऊपर अभी डिस्कस की, ठीक है ना। इनको क्या करना है, जब इनको फंडिंग मिलती है ना, ये रिसीव कर रहे हैं क्या, फॉरेन फंडिंग, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन इसको मिल रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिपेयर करनी पड़ेगी एक रिपोर्ट, है ना, एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये रिपोर्ट को सबमिट करनी पड़ेगी किस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट को, हैज़ टू सबमिट टू यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को देना है, ठीक है ना। यूनियन गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट देनी पड़ती है, समझे क्या, विद इन 30 डेज, है ना। ये रिपोर्ट बतानी पड़ती है विद इन 30 डेज कि भाई हाँ हमको इतना पैसा फॉरेन से मिला है ना। तो ये उसकी रिपोर्ट रही कि भाई हाँ यहाँ पे इतना पैसा इस पर्पस के लिए हमको मिला था, तो गवर्नमेंट को उसने नोटिफाई कर दिया। समझा कि ये भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन में लिखा है कि क्या बोलता है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, बोलता है एनजीओ हैज़ टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट। 30 दिन के अंदर, जब आपको 30 दिन के अंदर जैसे ही आपको रिसिप्ट मिला, फॉरेन से आपको कंट्रीब्यूशन हो रहा है, फॉरेन से फंडिंग हो रही है, तो आपको क्या करना है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि हाँ भाई इतना पैसा हमको यहाँ से मिल रहा है इस पर्पज़ के लिए, तो हम आपको ये बता दिए। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? तो दूसरा क्या बोल रहा है कि उनको वो करना पड़ता है। थर्ड क्या बोलता है, थर्ड एनजीओज को क्या करना पड़ेगा, एनजीओज को एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है ना। हैज़ टू फाइल क्या, एक एनुअल रिपोर्ट भी तैयार करनी पड़ेगी। देखो वो तो अलग चीज़ है, जैसे ही आपको कंट्रीब्यूशन मिला आप यूनियन गवर्नमेंट को बता दो 30 दिन के अंदर, ऐसे करके मान लिया आपको 5-6 बार साल में मिला, तो अब आपको एक फाइनल एक एनुअल रिपोर्ट भी बतानी पड़ेगी। समझ में क्या? ये एनुअल रिपोर्ट जो होगी ये आप फाइल करते हो किससे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना। इस रिपोर्ट में आप क्या बताते हो, इस एनुअल रिपोर्ट में, इस एनुअल रिपोर्ट में देखो, इस एनुअल रिपोर्ट में ये चीज़ें बात होती हैं। सबसे पहला क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन की, कितना पैसा पूरे साल में हमको बाहर से मिला, ठीक है, अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक, अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। दूसरा बोल रहा है ये कि भाई उसका सोर्स क्या था, ठीक है ना, उसके सोर्स कितने हैं,
कहाँ से वो पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कैसे वो पैसा रिसीव हुआ, हाउ इट वॉज रिसीव्ड, भी कैश में रिसीव हुआ है, डिजिटल रिसीव हुआ है ना, किस पर्पस के लिए रिसीव हुआ है, ठीक है, उसका पर्पस किस पर्पस के लिए पैसा रिसीव हुआ था, समझेगा, ठीक है ना। और उसके अलावा लास्ट में ये भी बताते हैं कि इसको हम कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, या फिर हमने कैसे इसका यूटिलाइज किया, जितना कर दिया तो बता दो कि भाई 1 साल में इतना पैसा यूटिलाइज कर लिया, अब आगे कैसे यूटिलाइज करेंगे ये भी बता दो। मतलब क्या बोल रहा है, मैनर भी बताना पड़ता है आपको, मैनर फॉर इट्स यूटिलाइजेशन, समझा क्या। तो भाई ये देखो इतनी चीज़ें जो है, इतनी चीज़ें इस रिपोर्ट में मेंशन रहेगी। ये एनुअल रिपोर्ट आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से शेयर करनी पड़ती है। क्लियर है ये थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ देखो, नेक्स्ट देखो, अगर नॉन कंप्लायंस रहा है ना, अगर आप मानते नहीं हो बात, तो उसके लिए भी कुछ प्रोविजन है। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर नॉन कंप्लायंस रहा तो फिर क्या होगा, नॉन कंप्लायंस है विद द प्रोविजंस ऑफ FCRA, विद द प्रोविजन ऑफ FCRA। अगर आप FCRA के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे तो फिर क्या हो सकता है, देखो ये है गवर्नमेंट, ये है NGOs, है ना। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, NGOs को पनिश कर सकती है, कैसे, पिनलाइज करके, पेनल्टी लगा के, या फिर पेनल्टी लगा दी, समझ में गया। एक्सट्रीम केसेस में इनके लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, कैन कैंसल देयर लाइसेंसेस, है ना, ठीक है ना, कैंसिल कर सकती है, और नेक्स्ट सस्पेंड कर सकती है इनको कुछ समय के लिए, सस्पेंशन हो सकता है इनका, समझ गए ना, ठीक है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ, इनको क्या करना पड़ता है, तो कायदे से मैंने क्या बताया, एनजीओज हैं एक तरफ है गवर्नमेंट। एनजीओज को टाइम टू टाइम क्या बताया आपको, भाई आपको विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट, विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना है भाई, विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट आपको शेयर करना है ये बात, है ना, आपको रिपोर्टिंग करनी है यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है ना, कि भाई ये पैसा हमको मिला है विदेश से। फिर क्या बताया मैंने, एनुअल रिपोर्ट भी देनी पड़ती है इनको, है ना, ये एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के साथ कंप्लाई करना पड़ता है, कंप्लायंस विथ नॉर्म्स, जो भी नॉर्म्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा, नेक्स्ट मैंने क्या बताया आपको, नेक्स्ट पॉइंट है एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, समझ में क्या। ये सारी चीज़ इनको कंप्लाई करना पड़ता है एनजीओज को। अगर ये सब नहीं करते हैं तो सारे ही केस में, इन जो भी केस बताया मैं आपको, सबके लिए पनिशमेंट है, सबके लिए क्या पनिशमेंट है ये ऊपर आपको बता दिया मैंने, कि भाई वो पिनलाइज कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, समझना क्या, क्लियर है। तो अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे समझो कि भाई 2017 के आसपास, 2017 के आसपास 18 लिख लो, 18 17 18 के आसपास है। तो 2017 के आसपास लगभग नियर अबाउट 20,000 जो एनजीओज हैं, है ना, उनका जो लाइसेंस था सरकार ने कैंसिल कर दिया था, लाइसेंस ऑफ एनजीओज हैव बीन कैंसल्ड, ठीक है ना। 2018 से 19, और यहाँ पे बोल सकते हो 17 से ले लो, तो 2 साल की बात कर रहा हूँ, लास्ट 2 ईयर्स में, है ना, 17 18 19, 17 18 19, 17 से 18 एक हो गया, 18 से 19 दूसरा हो गया, तो ये लास्ट के दो साल हो गए। इन 2 सालों में सरकार ने 20,000 से ज़्यादा कैंसिल करा है,
ठीक है ना, काहे से, अंडर द प्रोविजन ऑफ FCRA, मतलब वो FCRA की जो बात थी उनको कंप्लाई नहीं कर रही थी, बात नहीं मान रही थी, तो इसके कारण लगभग 20,000 जो NGOs थे उनके जो लाइसेंस थे वो कैंसिल कर दिए गए। समझ गए? आप देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं। अब जो FCRA था, FCRA इसमें अमेंडमेंट हुआ था और नेक्स्ट एक्ट आया था अमेंडमेंट एक्ट 2010, इसमें भी कुछ बात की गई थी। अब क्या बात की गई थी देखो, इसमें क्या बोलता है सबसे पहला पॉइंट कि भाई ये जो रजिस्ट्रेशन की जो बात कर रहा था ना मैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रजिस्टर करना पड़ता है, ये रजिस्ट्रेशन हर 5 साल में अब करवाना पड़ेगा आप, है ना, ये नहीं कि एक बार करवा ली और फुर्सत हो गया आप, नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, आफ्टर एवरी 5 ईयर, मतलब समझ गए, रिन्यू का कंसेप्ट आ गया, है ना, रिन्यूअल करना पड़ेगा अब, रिन्यूअल इज डन, मतलब आफ्टर एवरी 5 ईयर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा अब, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप नहीं कराओगे तो आपका वैसे भी लाइसेंस ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। समझ में क्या, लाइसेंस विल ऑटोमेटिकली एक्सपायर आफ्टर 5 ईयर, तो आपको अब करवाना ही पड़ेगा। समझ में क्या, पहले क्या होती थी, कुछ NGOs करवा लेती थी एक बार लाइसेंस और फिर वो धड़ल्ले से अपना काम चलाती थी, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको 5 साल में ये सब चीज़ें कराना पड़ेगी। नेक्स्ट प्रोविज़न देखो, नेक्स्ट प्रोविज़न ये है, ये बोलता है कि भाई जो बाहर से फंडिंग हो रही है ना, देखो ये है आपका NGO, है ना, ये आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब NGOs इसका खर्च करती है ना, इसका एक्सपेंस करेगी, इसका एक्सपेंडिचर करेगी, तो ये क्या बोल रहा है, एक होगा एक्सपेंडिचर काहे में लगेगी, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मतलब भाई उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में ही जो खर्चा लग जाएगा, है ना, दूसरा वो जो काम करती है वर्क एक्सपेंस जो होते हैं, जैसे जिस पर्पस के लिए वो NGO बना है, मान लो भाई एनवायरनमेंट के लिए बना है तो एनवायरमेंटल पर्पस के लिए पैसा खर्च करेगा, है ना भाई, अगर मान लो फिलेंट्रोपिक है तो फिलेंट्रोपिक एक्टिविटीज़ के लिए वो पैसा खर्च किया जाना है उसको, समझ में आ रहा है। अगर मान लो कि भाई वो डेवलपमेंट के लिए बना है तो हेल्थ और एजुकेशन पर्पस के लिए पैसा खर्च करेगा, है ना, तो ये एक्ट क्या बोलती है, यहाँ से जो भी कंट्रीब्यूशन आप हो रहा है उसका सिर्फ 50% ही आप यूज कर सकते हो, ओनली 50% ऑफ जो भी आपका फॉरेन फंड है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन बी यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, बाकी का पैसा आपको यहाँ के लिए खर्च करना पड़ेगा, है ना भाई, जिसके लिए आप बने हो आप उसके लिए तो खर्च ही नहीं कर रहे हो, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपका जो ऑफिस चलाना है, आपको जो लोगों को सैलरी देनी है अपने कहाँ लोगों में, सब वहीं पर चला गया आपका, है ना, तो भाई आप ये सब काम करोगे कब, इन सब के लिए पैसा क्यों, आपको तो पैसा इनके लिए दिया जाता है, तो आप ये सब जो वर्क है आपका, जो फिलेंट्रॉपी एक्टिविटीज़ है, डे टू डे एक्टिविटीज़ है, उनके लिए तो आप पैसा खर्च करने के लिए फिर साइड कर दोगे, तो इसीलिए इस एक्ट में क्या बोला है कि भाई आप जो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन होता है उसका सिर्फ 50% ही क्या कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब इससे क्या कर रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है ना, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, क्या गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है स्पेंडिंग ऑफ मनी, किसका, वही सिविल सोसाइटी NGOs का, ठीक है, तो यहाँ से हमको समझ में आया कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इनकी एक्सपेंडिचर पर, क्लियर है ये दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं, ये जो इसने क्या किया था, पॉलिटिकल पार्टीज को एक नया टर्म दिया, है ना भाई, पॉलिटिकल पार्टीज को अब ये बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ही बोल रहा है, समझे क्या भाई, ये ऑर्गेनाइजेशन ही बोल रहा है जो कि कैसे हैं, पॉलिटिकल नेचर के, मतलब ये कुल मिला के जो पॉलिटिकल पार्टीज बाहर से फंडिंग नहीं ले पाती थी उनको सही करने के लिए, उनको इस एम्बिट में लाने के लिए ऐसा करने लगा,
समझ में क्या? तो ये क्या बोलता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज का नेचर है, पहले तो स्ट्रिक्टली माना था पॉलिटिकल पार्टीज का है, उसको बोलता है ये पॉलिटिकल पार्टीज काहे के हैं, तो इसको ये बोलता है कि भाई ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे ऑर्गेनाइजेशन है? ऑफ पॉलिटिकल नेचर, ठीक है ना, ठीक है ना, उसमें इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना, डिफाइन कर दिया। अभी अलाउ नहीं किया था कि आप पैसा ले सकते हो, बट ये बता दिया, मतलब प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है ताकि आगे कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये क्या बोल दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को बोल दिया कि हाँ ये भी एक तरीके के ऑर्गेनाइजेशन ही है जिनका नेचर कैसा है, पॉलिटिकल नेचर। तो ये भी उन्होंने बोल दिया इसी एक्ट में, 2010 का जो एक्ट, समझ में क्या? अब बाद में देखेंगे कि आगे क्या है, बट अब देखो नेक्स्ट क्या है। अभी हमने एक्ट पढ़ लिया तो अब हम समझ लेते हैं कि इशूज़ क्या है इससे, ठीक है ना, इशूज़ क्या है। अब देखो इशूज़ विथ FCRA, इशूज़ विथ FCRA, ठीक। FCRA से रिलेटेड क्या इशूज़ हैं? तो सबसे पहला इशू क्या है, आर्बिट्ररी यूज, ठीक। देखो एक तरफ है गवर्नमेंट, एक तरफ है आपका जिसको मैं बोलूँ NGOs, ठीक है। गवर्नमेंट, ऐसा बोला जाता है कि गवर्नमेंट इनका क्या हरासमेंट करती है, कैसे? देखो गवर्नमेंट क्या है, आर्बिट्ररी पावर का यूज करती है, गवर्नमेंट के पास आर्बिट्ररीनेस ज़्यादा है, गवर्नमेंट के पास देखो रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रही है, मतलब लाइसेंस राज है वो, उसका लाइसेंस राज का जो सिस्टम है वो बढ़ता है, समझ में क्या ना। नेक्स्ट, वेग रीजन बता करके NGOs को रन किया जाता है, समझ में क्या ना, ठीक है ना। वेग रीजन बताते गवर्नमेंट, मतलब जो आप NGOs को परेशान करते हो उनके लिए सरकार रीजन देती है, वो पूरे मतलब भाई जस्टिफाइड नहीं रहते, फिर भी उनको लेकर के वो गवर्नमेंट को ऐसा ब्लेम किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऐसा मतलब मिसयूज करती है अपने पावर्स का, वेग रीजन दे करके इनका हरासमेंट करती है, समझ गए? वेग रीजंस फॉर हरासमेंट, ठीक। तो भाई ये देखा जा रहा है कि भाई NGOs बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जब वो इंडिया में परफॉर्म करते हैं, तो समझ में क्या भाई, गवर्नमेंट सीधा सीधा हरासमेंट कर रही है, ये गवर्नमेंट पर ये ब्लेम लगता है। क्यों, कैसे हरासमेंट करती है, तो मैंने आपको बता दिया, आर्बिट्ररी पावर का यूज़ करके, वो लाइसेंस रिपोर्टिंग, और देखो फंडिंग में कंट्रोल करके, है ना, देखो फंडिंग में कंट्रोलिंग दी फंडिंग मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट ये बोल रहा हूं कि भाई अगर कोई NGOs पॉलिटिकल डिसेंट कर रहा है, समझ में क्या भाई, अगर मान लो स्टेट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अगर मिसयूज करती है अपनी पॉलिटिकल पावर्स का, तो NGOs उसके खिलाफ क्या करते हैं, वॉइस रेज करते हैं। तो उस इससे गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता, समझ में क्या, गवर्नमेंट सेंट्रलाइज करना चाहती है, ये लोग सेंट्रलाइज होने नहीं देते, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, FCRA का यूज करती है इनको दबाने के लिए, समझ में क्या। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, FCRA इज ऑफन यूज्ड टू कर्ब पॉलिटिकल डिसेंट, समझ में क्या। तो ये एक इशूज है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, आप देखो मैंने क्या बताया कि भाई रजिस्ट्रेशन कैसा चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ NGOs अब हर 5 साल में चाहिए ना, आफ्टर एवरी 5 ईयर, अब हर 5 साल में चाहिए। तो इससे क्या होता है, जब हर 5 साल में चाहिए तो NGOs को भी लगता है ना कि भाई भाई मेरे को फ्यूचर में रहना है, हमको तो काम करना है, ये सब चलाना है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, करप्शन और रेड टेपिज्म बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है, रेड टेपिज्म बढ़ता है। रेड टेपिज्म समझते हो ना, अननेसेसरली डिले करना, अननेसेसरली डिले करना,
क्योंकि क्यों डिले होता है? क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, इन सब चीज़ों के कारण, ठीक है ना। तो भाई जब हर 5 साल में आप ये प्रोविज़न कर दोगे तो भाई ये हो गया ना, रजिस्ट्रेशन हर 5 साल में चाहिए, तो उसके कारण क्या होगा, एनजीओस को भी लगेगा कि हमको तो चलना है, करना है, यही सब काम करना है, यहीं पे रहना, तो फिर उनका करप्शन वगैरह के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, कंट्रोल ऑफ फंडिंग में क्या इशू है। कंट्रोल ऑफ फंडिंग, अभी मैंने आपको बताया 50% वाला जो क्राइटेरिया है ना, 50% जो स्पेंडिंग होगा काहे में, ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो ये तो अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एनजीओज हो गया। भाई उनको पता है ना कहाँ पे कैसा पैसा खर्च करना है। आप कौन होते हो बताने वाले? आप खुद तो अपना पैसा सही तरीके से खर्च नहीं कर पाती है गवर्नमेंट, और दूसरों को मतलब डायरेक्ट करती है कि आपको ये करना है, ये करना है। एनजीओज को बाहर से फंडिंग हुई है, बाहर से पैसा मिला है, तो भाई वो अपने हिसाब से जहाँ चाहेगी वहाँ पैसा खर्च कर सकती है, आपको ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एनजीओज माना जाता है। इससे क्या होता है कि भाई अब वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं कर पाएंगे, अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एनजीओज, है ना। भाई आपका पैसा है, आपको पैसा मिल रहा है, आपको इतनी इंडिपेंडेंसी नहीं है कि आप इसको पैसे को कैसे खर्च करोगे, तो भाई ये तो बात वही हो गई नहीं है, तो फिर एनजीओ बनाया ही किस लिए, है ना भाई, वो तो उनके इंडिपेंडेंस को से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट बोलता हूँ, नेक्स्ट ये भी बोला जाता है कि इंडिया ने, देखो इंडिया ने बहुत सारे कन्वेंशन साइन किए जहां पर वो फ्रीडम ऑफ, ये सब फ्रीडम ऑफ एनजीओज को, इंडिया एनजीओज के राइट्स को फ्रीडम देता है ना। ये सब बहुत सारे आप इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन करते हो, जैसे यूएन का चार्टर आपने साइन किया है, उसमें भी ये बात है कि भाई आप ये सारे प्रोविजन को अपने देश में लागू करवाओगे, बट यहाँ पर तो आप उनकी इंडिपेंडेंस छीन रहे हो, आप एनजीओज की ऑटोनॉमी छीन रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, ये कन्फ्लिक्ट कर रहा है। एक तरफ आपने इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किया है कि भाई हम अपने देश में इनको फैलाएंगे, बढ़ावा देंगे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा राइट देंगे, इनकी राइट्स की रक्षा करेंगे, और दूसरी ओर आप इंडिया में ही ये क्या कर रहे हो, उनकी राइट्स और इनकी जो ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंसी है, उसको आप कर्व कर रहे हो, छीन रहे हो। तो ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है, समझ में क्या, कन्फर्मिटी नहीं है इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ, आप जो ऐसा कर रहे हो अपने देश, है ना। तो नॉन कन्फर्मिटी with international regulation, समझ में क्या, कैसे, मैंने बताया ना, इंडिया सिग्नेटरी है काहे का, बहुत सारे इंटरनेशनल कोवेनेंट्स होते हैं, जैसे कि एक लिख लो, सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल कोवेनेंट, कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये एक कन्वेंशन है, ये इंडिया ने साइन किया है, समझ में, जहां पर ये बोलता है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन दोगे, उनको राइट्स दोगे, उनकी राइट्स की रक्षा करोगे। बट इस कन्वेंशन में तो ऐसा इंडिया ने साइन करके रखा है, बट जब बात रहती है इंडिया में इम्प्लीमेंट कराने की, तो उसको इम्प्लीमेंट देखो, अभी हमने इतना सारा इशूज देखा, तो भाई ये क्या हो रहा है, जस्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ये सारे पॉइंट, है ना। आप बोलते कुछ और हो और एक्चुअली में वो सब चीज़ें कर नहीं रहे हो, जब ऐसा कर नहीं रहे हो तो उनकी जो फ्रीडम है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्या इशू है कि देखो 2015 में ना, इन 2015 यूएन ने एक रिपोर्ट निकाली थी, है ना, जिसको बोलते हैं यूएन स्पेशल स्पेशल रिपोर्टर, ये फ्रेंच टर्म है, समझ में क्या, रिपोर्टर बोलते हैं इसको, रिपोर्ट है लेकिन इसको लिखते ऐसे हैं, ठीक है ना, यूएन स्पेशल रिपोर्टर ऑन राइट्स टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली। ये सब याद नहीं रखना है, फालतू की चीज़ें हैं ये सब, बस इतना याद रखो कि भाई यूएन की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये जिक्र था, ठीक है ना, एंड एसोसिएशन, या फिर ज़्यादा अगर आपको याद रखना है कि तो याद रखो यूएन ने एक स्पेशल रिपोर्ट निकाली थी, बस, ठीक है ना। इसने ये रिपोर्ट में क्या जिक्र किया था, समझे क्या, इसमें इसने क्या इवेल्युएट किया था, इसने इवेल्युएट किया था एफसीआरए एक्ट को, वर्किंग ऑफ एफसीआरए एक्ट 2010, है ना, इसको उसने ध्यान से एनालाइज किया था
कि भाई इंडिया में FCRA रिपोर्ट कैसे काम करती है। तो इसने क्या पाया था, देखो इसने क्या पाया था, हेल्ड दैट, इसने खूब क्रिटिसाइज किया था, समझ में, क्रिटिसाइज किया था, क्या क्रिटिसाइज किया था कि भाई ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट है, ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उनसे कंप्लाई नहीं करता है ना, इज नॉट इन कंफर्मिटी विथ जो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशंस, समझ में क्या, जैसे कि यूएन चार्टर वगैरह, यूएन चार्टर के अगेंस्ट भी है ये, ठीक है ना, इंटरनेशनल कन्वेंशन से भी कंप्लाई नहीं करता, यूएन के चार्टर से भी कंप्लाई नहीं करता, प्लस इसमें क्या है, इस एक्ट में ना बहुत ज़्यादा आर्बिट्ररीनेस है, मतलब ज़बरदस्ती से सरकार इन सब चीज़ों को चला रही है, आर्बिट्ररीनेस बहुत ज़्यादा है इसमें, समझना क्या। तो भाई ये यूएन की रिपोर्ट ऐसा बोलती है, ठीक है ना। तो ये सब क्रिटिसिज्म में आप इतने पॉइंट समझ लियो। आप देखो नेक्स्ट क्या इशूज़ हैं, नेक्स्ट इशूज़ है कि पॉलिटिकल पार्टी का फंडिंग और उससे रिलेटेड मैटर, पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग एंड फंडिंग इशू, ऐसा कर लो, ठीक। इसमें क्या बोलते हैं, देखो अभी क्या है, मैंने आपको क्या बताया, देखो इसमें ऐसा दिमाग, ऐसा मतलब इन पर लगा जाता है, ऐसा मतलब इन पर मतलब क्या बोलेंगे उसको, क्लेम किया जाता है कि भाई ये पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है ना, अपनी ज़रूरत के अनुसार FCRA को यूज़ करती है, समझ में का। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ 2014 में क्या हुआ था, बीजेपी को भी ये सरकार ने दिल्ली जो हाईकोर्ट थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी की गवर्नमेंट को भी लताड़ लगाई थी और कांग्रेस को भी लताड़ लगाई थी, बुलाई थी कि भाई आप दोनों क्या करते हो, जो पावर में आता है वो FCRA का मिसयूज करता है, समझ में क्या भाई। जब और मैंने आपको क्या बताया था, इसके पहले क्या हुआ था, देखो पहले जब ये आया था एक्ट, कौन सा, FCRA एक्ट, तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको, जब ये आया था 1976 में, है ना, तो ये क्या कर रहा था, ये प्रोहिबिट कर रहा था पॉलिटिकल पार्टीज को, प्रोहिबिट करता था पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को, है ना, कि भाई आप क्या नहीं कर सकते, फ्रॉम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीब्यूशन, है ना। लेकिन मैंने आपको क्या बताया 2010 में क्या किया था, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को कैसा बताया, पॉलिटिकल पार्टीज को बोला ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करने लगी, पॉलिटिकल पार्टीज फंड लेने लगी। यहाँ पे ये नहीं बोला था कि पॉलिटिकल पार्टीज फंड ले सकती है, समझ में आ गया ना, बस उन्होंने ऐसा बोल दिया, ट्विस्ट कर दिया डेफिनेशन को कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसी होती हैं, पॉलिटिकल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन ही। और ये इंग्लैंड बेस्ड जो वेदांता ग्रुप है ना, ये इंग्लैंड में थी, इंग्लैंड बेस्ड वेदांता ग्रुप है, वेदांता ग्रुप, वो इनको फंड कर रही थी, इनको फंडिंग कर रही थी, किसको, बीजेपी को, कांग्रेस को, समझ में क्या, बारी बारी जब जिसका समय आ रहा था तो उनको फंडिंग वगैरह हो जा रही थी, समझ में क्या, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए वेदांता ग्रुप ये फंडिंग कर रही थी। तो 2014 में हाई कोर्ट ने इन दोनों को बोला, ये दोनों को, कि ये क्या करते हैं, वायलेट करते हैं, वायलेटिंग दी FCRA। आप क्या हो रहे हो, दोनों की दोनों पार्टीज को लताड़ लगाई थी कि आप क्या कर रहे हो कि FCRA का मिसयूज करते हो, जब भी आप पावर में रहते हो तो आप उस हिसाब से अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए आप इसका लूप होल्स निकाल करके मिसयूज करते हो इसका, FCRA, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला 2014 में। लेकिन फिर मैंने आपको क्या बताया, 2016 में सरकार ने क्या कर दिया, देखो अब इन 2016 जो मोदी गवर्नमेंट थी, मतलब एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किया, अलाउ ही कर दिया, अब बोल दिया कि ठीक है कोई भी इंडियन कंपनीज, ठीक है ना, कोई भी इंडियन जो भी इंडियन मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या कर सकती है, फॉरेन कंपनी से फंडिंग ले सकती है। मतलब कैसे लेंगी, अब समझ लो इसको, ये फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, ये क्या दे रही है आपको, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बट ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैसे लोगे आप, ये इंडिया है ना,
ये कंपनी क्या करेगी, अपनी एक सब्सिडरी यहाँ पे खोल दी, ये मान लो एक्स था, तो अब ये एक्स ये लंदन बेस्ड है, मान लो ये लंदन बेस्ड है, तो ये क्या बोलेगा, एक्स इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी खोल दी यहाँ पे, मतलब इसको क्या बोलेंगे, सब्सिडियरी खुल गई, सब्सिडियरी खुल गई। और ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, अब ये इनको फंडिंग कर सकते हैं, है ना, ये वाला मैकेनिज्म अलाउड है, फंडिंग अलाउड है। मतलब क्या है, अब क्या बोल रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज कैन टेक फंड फ्रॉम इंडियन सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनीज, समझ में क्या, मतलब ये वाला मतलब अब क्या है, कुल मिला के फॉरेन फंडिंग अलाउ है, तो हाँ अलाउ कर दिया गया, समझ में क्या, 2016 में ही कर दिया। तो मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि भाई FCRA is often used as per the convenience of political parties, यही तो हमको समझ में आ रहा है। ये नेक्स्ट क्रिटिसिज्म हो जाता है, as per the convenience of political parties, समझ में क्या। तो FCRA से रिलेटेड ये कुछ इश्यूज हैं, ये हमने देख लिए, समझ में क्या। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फेमा में क्या इश्यूज हैं, ठीक है ना, फेमास का क्या है, ठीक है। अब देखते हैं फेमा एंड NGOs, ठीक है ना। अब देखो कुछ NGOs को क्या करना पड़ता है, NGOs को रजिस्टर करना पड़ता है, हैव टू रजिस्टर अंडर फेमा, फेमा के अंदर भी रजिस्टर करना पड़ता है। ऐसा क्यों करती है सरकार, देखो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का मतलब क्या होता है, इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, देखो फेमा क्यों लाया गया था, फेमा का जो बेसिक रेशनेल है, बेसिक रेशनेल वो ये है, ताकि हम क्या करें, जो एक्सचेंज रेट है ना, एक्सचेंज रेट होता है उसको मैनेज कर सके। एक्सचेंज रेट मतलब समझते हो, डॉलर के कंपैरिजन में इंडिया का क्या रेट है, ये सब किस पर निर्भर करता है कि भाई डॉलर और रुपी का क्या मार्केट में कितना वेटेज है, कौन किसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा और कितना कम है, उसके अनुसार क्या होता है, एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। लेकिन अगर हम NGOs को ऐसे फ्रीली ही अलाउ कर देंगे कि आप सब कुछ जितना चाहे उतना कंट्रीब्यूशन कर लो, ले सकते हो, बाहर से एक्सेप्ट कर सकते हो, तो ये जो बैलेंस है ये बिगड़ सकता है, तो इससे क्या होता है, एक्सचेंज रेट गड़बड़ हो सकता है, तो वो ना हो इसलिए फेमा लाया गया। नेक्स्ट क्या है, फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए, फ्लो ऑफ मनी जो कि क्या डिसाइड करता है, वो खुद एक्सचेंज रेट को डिसाइड करता है, समझ में। तीसरा जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है ना, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह एक्टिविटीज ना हो, टेरर फाइनेंसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज ना हो, है ना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड डील करता है फेमा। तो भाई यही है बेसिक रेशनल, ताकि कोई भी NGOs इन सब एक्टिविटीज में ना लिप्त रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं NGOs को, समझ में क्या। इसका मतलब ये वो वाला नहीं था, FCRA तो भाई उसका पर्पस दूसरा था, वो तो NGOs की फंडिंग को ही रेगुलेट करने के लिए लाया था, लेकिन ये तो इन सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, इसलिए NGOs इसके एम्बिट में आ जाते हैं, समझ में क्या, दोनों का पर्पस अलग है, समझ में क्या ना, ठीक है। ठीक है, लगभग 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल NGOs हैं, इंटरनेशनल NGOs इंडिया में जो रिसीव करते हैं, रिसीव्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन, समझ में क्या, रिसीव करते हैं और फिर इसको डिसबर्स करते हैं, डिसबर्स देम टू NGOs फॉर वेरियस एक्टिविटीज, फॉर वेरियस एक्टिविटीज। क्या बोल रहा हूँ मैं, लगभग 100 के 100 इंटरनेशनल NGOs हैं और एसोसिएशन हैं जो कि क्या करते हैं, फॉरेन फंड रिसीव करते हैं, काय से, कुछ ऑफिसर्स होते हैं, लाइसेंस ऑफिसर्स, और फिर उसको डिसबर्स करते हैं छोटे छोटे NGOs में, है ना। भाई बड़े बड़े NGOs को पैसा मिल रहा है, वो छोटे छोटे NGOs को देते हैं और वहाँ से वो डिसबर्स करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, समझ में क्या। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इसका मेन पर्पस ये नहीं था कि आपकी फंडिंग को रेगुलेट करना है,
इनका मेन पर्पस है ये सब चीज़ रेगुलेट करना। बट ये सब चीज़ रेगुलेट करने के चक्कर में कुछ एनजीओज इनके घेरे में आ जाती हैं, तो फिर वो इससे उनको रजिस्टर करना पड़ता है। समझा क्या? तो भाई वहाँ वाला एंगल आ गया इसमें। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, अब अगर देखो वहाँ पे मैंने क्या बताया, FCRA से रेगुलेशन कौन सी मिनिस्ट्री करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वैसे अगर फेमा के अंडर आपका रेगुलेशन हो रहा है तो फेमा के अंदर आपका रेगुलेशन कैसा रहता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। समझ में क्या? तो फिर वहां पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कंट्रोल आने लगता है। क्लियर है? तो ये हमने देख लिया था FCRA और फेमा। फेमा में बस याद रखो क्या कि भाई वो इन सब एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, इसलिए उसके घेरे में आ जाते हैं। जब उसके घेरे में आ जाती है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल आ जाता है। फिर वहां पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल आ गया तो फिर आपको पता है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के फिर चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो कंप्लाई करना पड़ेगा उसके नॉर्म से भी। समझ में क्या? बोलो क्लियर है? देखो अब कुछ समझ लेते हैं, छोटा सा एक समरी, क्या कि चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं एनजीओस। चैलेंजेस फेस्ड बाय एनजीओस। एनजीओस क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं? सबसे पहला तो लैक ऑफ फंड्स, ढंग से इनके पास पैसा नहीं होता काम करने के लिए, होता भी है तो गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल रहता है, तो ये एक इशू है। समझ में क्या? इसमें एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑन फंडिंग। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं? नेक्स्ट बोल रहा हूँ कि भाई इनके पास ट्रेंड प्रोफेशनल की कमी है ना, इनएडिक्वेट ट्रेंड प्रोफेशनल। समझा क्या? मतलब ह्यूमन रिसोर्स की कमी है ना, काम करने वाले लोग कम है। नेक्स्ट क्या है? एनजीओ मिसयूज भी करते हैं, मिसयूज ऑफ फंड्स। बहुत सारे एनजीओ हैं मिसयूज करते हैं, तो उसके कारण जो अच्छे एनजीओ हैं उनको गड़बड़ होने लगती है। समझा क्या? तो मिसयूज ऑफ फंड्स भी होता है। ये आपको मैंने बता दिया, फंड डाइवर्जन, जैसे एक्सट्रीमिज्म के फैलाने के लिए, है ना, एक्सट्रीमिस्ट जो रेडिकलिज्म है उसको फैलाने के लिए जो फंडिंग होती है। समझ में गया? नेक्स्ट भाई इसका रूरल प्रेजेंस कम होती है। मतलब क्या बोल रहा हूँ, इनइक्वालिटी है काहे को लेकर के, इन रूरल एरियाज। मतलब कौन सा एंगल आ गया इसमें कि भाई इनका अर्बन प्रेजेंस होता है, रूरल कम होता है। अर्बन प्रेजेंस ज़्यादा है और रूरल प्रेजेंस कम है, जबकि सारी दिक्कत कहाँ पर है एनजीओ को सॉल्व करने के लिए? रूरल में ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट वहाँ पर प्रेजेंस ही कम है। समझ में क्या? नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ वॉलंटरिज्म। वॉलंटरिज्म मतलब क्या होता है कि भाई आपको खुद से सब कुछ करना चाहिए ना, आप एनजीओ, तो आपको खुद से सारी एक्टिविटीज ऑटोनोमी रूप से करना चाहिए। बट ऐसा देखा गया है कि ये जो भी सोशल वर्क करते हैं, समझ में क्या, उसमें क्या करते हैं, ये खुद से ना करके किसी के प्रेशर में करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट में करते हैं, किसी कॉरपोरेशन के सपोर्ट में करते हैं। ये एक दिक्कत है। ठीक है ना? क्लियर है? सोशल वर्क ये काहे में है भाई? इनके इनके पीछे से ये काम कर रहे हैं, मतलब पीछे पॉलिटिकल पार्टीज इनसे करवाती है तब ये करते हैं, खुद से ये सब चीजें करना कम कर देते हैं। समझ में गया? लैक ऑफ वॉलंटियरिज्म। नेक्स्ट क्या है कि भाई ये एक प्रोफेशनल में बदलता जा रहा है। समझ में क्या? मतलब बिजनेस ओरिएंटेड ज्यादा हो गए। एनजीओ में क्या हो रहा है? प्रोफेशनलिज्म आ रहा है ना, मतलब कॉर्पोरेट स्टाइल या बिजनेस इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए अभी काम करते हैं। कॉर्पोरेटिज्म बढ़ रहा है ना, बिजनेस ओरिएंटेड हो रहा है ये एनजीओ का काम, बिजनेस ओरिएंटेड रहते हैं काम। समझा क्या? मतलब मोटिव क्या है? मोटिव रहता है बिजनेस रन करना, रन बिजनेस, जो कि एनजीओ का बेसिक जो वैल्यूज होते हैं, बेसिक जो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं उसके अगेंस्ट होते हैं। समझा क्या? तो ये एक नया इशू हो रहा है। नेक्स्ट चैलेंजेस फेस क्या है कि हरासमेंट आपको बता ही दिया,
हरासमेंट बाय गवर्नमेंट, ये कुछ चैलेंजेस हैं जो एनजीओस फेस करते हैं, समझ में गया ना। तो भाई आप यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स आपको बता दिया, ये कुछ एनजीओस का आप बता सकते हो कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम है। इश्यूज तो हमने देख ही लिए थे क्या क्या इश्यूज हैं इसमें। अब कुछ वे फॉरवर्ड देखते हैं कि क्या होना चाहिए सॉल्यूशन। वे फॉरवर्ड, तो सबसे पहला वे फॉरवर्ड क्या होगा कि भाई जो मिनिस्ट्री के बीच में अलग अलग मिनिस्ट्री इसको रन करती है, तो सिंगल मिनिस्ट्री रन करे। अभी अलग अलग देखो, अलग अलग एक्ट है, अलग अलग एक्ट के साथ साथ अलग अलग मंत्रालय हैं, जिसके कारण अलग अलग कंप्लायंस है। तो ये ईज नहीं होता किसी भी एनजीओ के लिए काम करने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है कि भाई एट प्रेजेंट क्या है, टसल है, टसल बिटवीन होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, भाई सिंगल करो ना, आप दो दो क्यों करके रखो। सिंगल रेगुलेटिंग बॉडी होनी चाहिए, ठीक, सिंगल रेगुलेटिंग बॉडी हो, ठीक है ना। काहे के लिए, टू अवॉइड कंफ्यूजन, टू अवॉइड कंफ्यूजन। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है, जुडिशियरी को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए यहाँ पर, जो हरासमेंट वगैरह होता है एनजीओ के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियरी शुड प्ले एक्टिव रोल। काहे में, एनजीओ का जो हरासमेंट हो रहा है, एनजीओ की ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, एनजीओ की अकाउंटेबल भी नहीं है ये भी देखा था, तो अकाउंटेबिलिटी को लेकर के, एनजीओ की ऑटोनॉमी को लेकर के, एनजीओ की इंडिपेंडेंस को लेकर के, इन सब चीज़ों में जुडिशियरी को एक्टिव रोल लेकर के क्लियर कट सब कुछ बताना चाहिए, समझ में, ताकि एनजीओ अपने अलूफ ना समझे अपने आप, समझ में क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, थर्ड पॉइंट कि भाई जो भी रिस्ट्रिक्शंस हो वो लेजिटिमेट हो, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग हो। अभी क्या हो रहा है, सारे रिस्ट्रिक्शन सारा चीज आर्बिट्ररी रूप से चल रहा है, तो आर्बिट्ररीनेस कम करने की जरूरत है गवर्नमेंट को, समझ में क्या ना। मतलब देयर शुड बी लेजिटिमेट रिस्ट्रिक्शंस, है ना, लेजिटिमेट रिस्ट्रिक्शंस हो, और कैसा नहीं होना चाहिए, एंड नॉट आर्बिट्ररी restrictions in the functioning of NGOs, in the functioning of NGOs। क्योंकि आर्बिट्ररी जब होता है तभी तो हरासमेंट होता है। अगर लॉ के अकॉर्डिंग सब कुछ सरकार करे तो फिर उसको थोड़ी हरासमेंट बोलेंगे, वो तो भाई आप कंप्लाई नहीं कर रहे लॉ से, इसलिए आप फिर परेशान होते हो, समझना क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, देखो एक बोला जा रहा है कि एक नेशनल एक्रीडेशनल काउंसिल बनानी चाहिए, नेशनल एक्रीडेशनल काउंसिल। अब ये एक्रीडेशन मतलब क्या होता है, मान्यता देना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मतलब इसका काम क्या रहेगा, देखो ये जो काउंसिल होगी, ठीक है ना, ये एक तरीके से ऑटोनोमस होगी, इसको लॉ के एम्बिट में बनाया जाएगा, मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका काम क्या होगा, देखो इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा जो सिंगल, अभी हमने बोला सिंगल रेगुलेटर होना चाहिए, वही है ये। इसका फंक्शन होगा रेगुलेट करो, मॉनिटर करो, ठीक है ना, सुपरवाइज करो, किसको, एनजीओस को, सिविल सोसाइटीज को, समझ में, इनको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक सॉल्यूशन है, जो बोल देना हमेशा हमेशा कि भाई एक नेशनल एक्रेडिटेशनल काउंसिल होनी चाहिए, जो एक काम और भी कर सकता है, ये इसको और लिख दो आप यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए,
है ना, रजिस्ट्रेशन देगा, मतलब रजिस्ट्रेशन भी करे इन एनजीओज का, इनको मान्यता भी दे, समझेगा, सारी एनजीओज इससे रजिस्टर हो, ये सब इंश्योर करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो भाई अब ये सिंगल प्लेटफॉर्म होगा, सब कुछ यहीं से रन होगा, मतलब ये नोडल पॉइंट की तरह एक्ट करेगा, विल एक्ट एज अ नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट मतलब सारे काम काज यहीं से हों, एनजीओ से रिलेटेड। ये नहीं कि 10 तरीके के एक्ट हैं, एफसीआरए है, फेमा है, एक्ट तो वहाँ पे है, तो आप वो सारे एक्ट के लिए बदले में एक ये वाला एक्ट ला दो, जो जिसको बोलोगे नेशनल एक्रीडेशनल काउंसिल एक्ट, और फिर उसमें वो सारी चीज़ें लिख दो कि एनजीओ के रिस्पेक्ट में जो भी चीज़ें होंगी, एनजीओ के रिस्पेक्ट में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी इस कंटेक्स्ट में बात होगी वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, उसमें इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर करना है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको कंप्लाई करना है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको रेगुलेट करना है, मॉनिटर करना है, सुपरवाइज करना है। और किसको, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप क्लियर कट डिफाइन कर दो। तो यहाँ पर ये जो कुछ सॉल्यूशंस थे हमने देखे, यहाँ पर हमने सॉल्यूशंस भी देख लिए, तो यहाँ से हमारा जो एनजीओज वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया।